डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में, और उससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो हमने डिटेल में बहुत डिस्कस किया है कि कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका मकसद क्या है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसका मकसद तो आपको पहले ही समझा चुका हूँ, बस बनाने का तरीका आज हम समझते हैं इसको। अच्छा भाई, ये बातें हम दोबारा ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं। अच्छा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या होता है? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से मुराद ये है कि आप अपने ट्रेड पेबल्स का, जितने भी लोगों को आपको उधार देना है ट्रेड पेबल, आप उन सब का एक ही कंसोलिडेटेड यानी एक ही जगह पर अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं ट्रेड पेबल का, कि हमें किसको कितना उधार देना है वो सब आप एक जगह पर एक साथ लिखते हैं कि टोटल कितना उधार देना है ट्रेड पेबल का। ठीक है, तो बस जब आपसे बात की जाए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में तो समझ जाइएगा कि आपसे ट्रेड पेबल का कंट्रोल अकाउंट मांगा जा रहा है, यानी ट्रेड पेबल के लिए जो है वो आपसे टी अकाउंट मांगा जा रहा है। और ट्रेड पेबल हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा ट्रेड पेबल का, तो ट्रेड पेबल इज़ अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट साइड पर। तो अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊँ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो इसका बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है भाई, ये हम बहुत पहले से बचपन में ये बातें पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, उसके बाद है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर। आपने उधार पर गुड्स परचेज किए। बस एक सिंपल सी एक बात याद रखिएगा, जब मैंने आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कस्टमर के ऊपर उधार बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर, और उधार कम होगा तो क्रेडिट साइड पर। यहाँ पर उल्टा कर दीजिएगा, जब आपके ऊपर उधार बढ़ेगा, क्योंकि अब यहाँ हमारे उधार की बात की जा रही है, जब हम पर उधार बढ़ेगा तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और जब हम पर से उधार से जिम्मेदारी कम हो जाएगी तो हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड पर। बस इतनी सी बात याद रख लीजिएगा। तो हमने उधार पर गुड्स परचेज किए सप्लायर से, तो अगर मैं उधार पर सामान खरीदता हूँ तो मेरी दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। नंबर वन, ट्रेड पेबल पे, यानी कि मेरे उधार पे इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेड पेबल मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, और मुझ पर लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। साथ साथ मैंने गुड्स परचेज की हैं, तो गुड्स परचेज करने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेजेस का। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, और क्योंकि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास गुड्स यानी एक्सपेंस मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बहरहाल, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये रूल बताता है हमें, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब आप ट्रेड पेबल का अकाउंट पर, हम परचेज का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे, हम बेसिकली परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि हम ट्रेड पेबल का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो ट्रेड पेबल किस साइड पर आ रहा है? ट्रेड पेबल आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड पर। तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे अपने लेजर में क्रेडिट साइड पर। तो मैं आगे अपने लेजर में परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर मैंने इसे परचेज के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया। परचेज जो है वो बेसिकली रेफरेंस के लिए, ये जो परचेज है ये रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया है परचेज के नाम से। ठीक है, यानी मुझ पर उधार बढ़ा है, मेरी लाइबिलिटी अगर क्रेडिट साइड पर आया इट मीन्स कि मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि मैंने सामान खरीदा है, परचेज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। वही गुड्स जो अभी अभी आपने उधार पर खरीदी थी, उसमें से कुछ गुड्स जो है वो शायद फॉल्टी निकली या फिर इनकरेक्ट निकली, वो गुड्स आपने अपने सप्लायर को रिटर्न कर दी। जब खरीदी थी आपने, जब गुड्स परचेज की थी तो आपने क्या एंट्री रिकॉर्ड की थी? आपने परचेज को डेबिट किया था और ट्रेड पेबल को क्रेडिट किया था। अब वही गुड्स अगर आप रिटर्न कर देते तो उस एंट्री को रिवर्स कर दीजिए। हम पर से जब हम सामान वापस कर देंगे तो हम पर से जो लाइबिलिटी थी, ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी हम पर से डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से जो सामान हमने खरीदा था वो सामान हमारे लिए अब क्या बन जाएगा? परचेज रिटर्न बन जाएगा। जो खरीदा था तो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया था? परचेज का। अब जब वापस करेंगे तो लफ्ज़ क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। जब परचेज रिटर्न करूंगा तो मेरा वो पैसा वापस आने वाला है, यानी ये मेरे लिए क्या है? मेरी इनकम है, और मेरी इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बहरहाल, लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो गई, मुझे बस इस पर फोकस करना है। मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट साइड पर आ जाएगा, और इनकम इंक्रीज हो रही है, ये लिखा हुआ है कि इनकम अगर इंक्रीज हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर मैं अपने ट्रेड पेबल को, क्योंकि मुझ पर से जिम्मेदारी कम हो रही है, जब जिम्मेदारी कम हो जाएगी तो मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा डेबिट साइड पर। तो मैं यहाँ पर आ गया पॉइंट नंबर 3, और परचेज रिटर्न के नाम से मैंने यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखा। ट्रेड पेबल को मैंने डेबिट साइड पर लिखा, और इसका रेफरेंस यहाँ से उठाकर लिखा ट्रेड पेबल का, कि क्या मेरा ट्रेड पेबल क्यों कम हुआ है? परचेज रिटर्न की वजह से मेरा उधार कम हुआ है। उधार बढ़ेगा मुझ पर तो क्रेडिट साइड पर, कम होगा तो डेबिट साइड पर। उधार कम हो गया, क्यों कम हुआ? परचेज रिटर्न की वजह से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड टू क्रेडिट सप्लायर एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। आपने सप्लायर को चेक इशू कर दिया, जैसे आपने सामान खरीदा था आपने उसे चेक दे दिया, क्योंकि हमें उसे उधार देना था। अब जब मैं उसे उधार देने के लिए चेक पे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी लाइबिलिटी पर यानी मेरे ट्रेड पेबल पे इफेक्ट पड़ेगा। जब मैं सप्लायर को चेक दे दूंगा तो मुझ पर जो उधार था वो उधार मेरा
डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो ट्रेड पेबल मेरी लाइबिलिटी है, मैं लाइबिलिटी पे करने के लिए चेक दे रहा हूँ, जब चेक दूंगा तो मुझ पर से लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और साथ साथ अब मेरे दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो मैं चेक दे रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ तो मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, यानी मेरा बैंक भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मेरा बैंक भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और साथ साथ मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मुझे मिला, उसने बोला कि भाई ठीक है तुम आधे पैसे दे देना, ये थोड़े से पैसे दे देना, तो मुझे डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मुझे अगर रिसीव होता है, डिस्काउंट अगर मुझे मिलता है, तो वो मेरे लिए क्या है, अरे सर फ़ायदा हो गया, इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनकम है। और मेरी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। ठीक है, मुझे फोकस करना है सिर्फ ट्रेड पेबल पे। सर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जिम्मेदारी मेरे सर पर से अल्लाह का शुक्र है कम हो रही है। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, डेबिट साइड पर। बाकी दोनों चीज़ें ऑब्वियसली आ जाएंगी क्रेडिट साइड पर। कैसे, बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट अगर डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड पर। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम अगर इंक्रीज हो जाए तो भी क्रेडिट साइड पर, यानी दोनों वर्ड्स ही आ जाएंगे मेरे क्रेडिट साइड पर। ठीक है, बहरहाल ट्रेड पेबल कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड पर। तो मैं अपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाऊंगा पॉइंट नंबर 4 डाल के, और रीज़न दो लिखूंगा कि मुझ पर से जो उधार कम हो रहा है उसके दो वजूहात हैं। एक तो बैंक की वजह से, बैंक की वजह से मैंने मतलब ये है कि मैंने सप्लायर को चेक दिया है बैंक के थ्रू, जिसकी वजह से मेरा उधार कम हो गया। और दूसरा, सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया है, यानी मुझे डिस्काउंट मिला है, जिसकी वजह से मेरा उधार कम हो गया। तो दो वजूहात के बिना पर मेरा उधार कम हो गया, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। रिफंड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर एज ओवर पेमेंट। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने ओवर पेमेंट के बारे में आपसे बात की थी। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है कि मैंने अपने सप्लायर को जो है वो ओवर पेमेंट कर दी थी, ज़्यादा पेमेंट कर दी थी। जितनी पेमेंट करनी चाहिए थी मैंने उससे ज़्यादा पेमेंट कर दी। हिसाब सेटल वेटल किया, पता चला कि ओहो सर ये तो आपने हमें ज़्यादा पेमेंट कर दिया। मैंने बोला फिर क्या करना चाहिए, सही तरह दोबारा समझते हैं तफसील से। मिसाल के तौर पर मुझे अपने सप्लायर को देने थे 4,000। ठीक है, तो मैंने उसे 4,000 ही पे कर दिए मिसाल के तौर पर। वो उसने मुझे बताया कि सर आपको 4,000 पे करना है, मैंने 4,000 ही पे कर दिए। जब उसने मेरा अकाउंट प्रॉपर्ली चेक किया तो उसने कहा कि नहीं सर आपको 4,000 नहीं, बल्कि जब सारे मामला तय किया, डिस्काउंट सब तय किया, तो पता चला कि नहीं सर आपको 3,800 पे करने थे। मैंने बोला मैं तो 4,000 पे कर दिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं सर, बाकी 200 जो है वो मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। ठीक है, तो वो जो हमने ओवर पेमेंट कर दी थी सप्लायर को, तो वो सप्लायर हमें वो पैसे क्या कर रहा है, रिफंड कर रहा है, यानी वापस कर रहा है। ठीक है जनाब, जब मैंने ओवर पेमेंट की होगी तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। ठीक है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। मुझे पे करने चाहिए $3,800, लेकिन मैंने पे कितने कर दिया, मैंने पे कर दिए $4,000 पे कर दिए, यानी कि $200 जो है वो मैंने ज़्यादा पे कर दिए। जब $200 मैंने ज़्यादा पे किए होंगे तो मैंने एक्चुअली क्या एंट्री बनाई होगी, जब मैंने पे की होगी तो मेरे पर लाइबिलिटी कम हो गई होगी। लाइबिलिटी कम की होगी तो मैंने कहाँ लिखा होगा, ट्रेड पेबल को डेबिट साइड पर लिखा होगा। कितने से, 4,000 से, क्योंकि मेरे मुताबिक लाइबिलिटी कितनी है, मेरे मुताबिक तो 4,000 लाइबिलिटी है। तो मेरे मुताबिक जो 4,000 लाइबिलिटी थी वो मैंने पूरी लाइबिलिटी पे कर दी। और साथ साथ मैंने कैश दिया होगा या चेक दिया होगा, वट एवर। अगर मैंने चेक दिया तो मैंने बैंक को क्रेडिट किया होगा 4,000 से। तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए मैंने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड पर लिख दिया। ठीक है जनाब, लेकिन एक्चुअल लाइबिलिटी मुझ पर कितनी थी, मुझ पर एक्चुअल लाइबिलिटी थी 3,800 की लाइबिलिटी थी। जब 3,800 की एक्चुअल लाइबिलिटी थी और अगर मैं 4,000 लाइबिलिटी पे कर देता हूं तो अब मेरी लाइबिलिटी नेगेटिव में चले जाएगी। लाइबिलिटी नॉर्मली कहाँ होती है, लाइबिलिटी नॉर्मली होती है क्रेडिट साइड पर। अगर वो नेगेटिव में चले जाती है इसका मतलब वो चले जाएगी डेबिट साइड पर। और आप देखेंगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पर है। अब जो मैंने डेबिट में किए तो मेरा डेबिट का बैलेंस जो है वो पेबल का ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब मेरा जो अमाउंट है 200 वो डेबिट में चला जाएगा। तो लाइबिलिटी मेरी जो है वो नेगेटिव में चले गई $200। अब वो जो सप्लायर था मुझे कहता है कि सर वो आपने 200 हमें एक्स्ट्रा पे कर दिए थे, वो मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। मैंने बोला बिस्मिल्लाह भाई वापस कर दीजिए। अब जब वो $200 मुझे रिफंड करेगा तो जो लाइबिलिटी मेरी नेगेटिव में चले गई थी वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी। ख़त्म करने के लिए लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी, तो जीरो करने के लिए नेगेटिव को मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी मेरी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप उसे कुछ यूँ लिखेंगे, ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी हमारी दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इंक्रीज़ का मतलब यहाँ पर जीरो करने के लिए इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ वो मुझे पैसा मेरे बैंक में रिफंड करेगा। मतलब ये समझिए कि इसी एंट्री को हम रिवर्स कर रहे हैं लेकिन 200 से। तो मेरे बैंक में पैसा वापस आएगा, मेरा बैंक एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर, बैंक इंक्रीज़ हो जाए तो रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। तो अब इसे रिफंड को कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर। तो ये मैं आ गया अपने क्रेडिट साइड पर, यानी मेरी लाइबिलिटी जो वो इंक्रीज़ हो गई। यहाँ एक्चुअली इंक्रीज़ से मुराद है कि वो जो लाइबिलिटी थी ओवरऑल वो सेटल हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो पहले वो नेगेटिव में चले गई थी, माइनस में चले गए थे, तो उसे ख़त्म करने के लिए मैंने उसे यहाँ प्लस में लिखा है, यानी इंक्रीज़ किया है। ठीक है, और रीज़न मैंने लिखा कि मेरी लाइबिलिटी क्यों इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जो सप्लायर था उसने मुझे पैसा बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू अकाउंट। ये हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही पढ़ा था, यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं कि सप्लायर ने मुझे कहा था कि आपको इतने दिन में पेमेंट करनी है, मैं नहीं कर सका, लेट होता गया लेट होता गया लेट होता गया। तो सप्लायर ने कहा कि भाई अब आपको जो है वो इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, जो आपका प्रोसीजर है फॉलो कीजिए। तो अब सप्लायर ने मेरे अकाउंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया। यानी मिसाल के तौर पर अगर मुझे $4000 देने थे तो उसने कहा कि आपको अब $300 है वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अब क्या मुझ पर 4000 की लाइबिलिटी रहेगी? तो इसका जवाब है नहीं सर, अब आप पर लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले आपको $4000 पे करने थे, अब आपको $4300 पे करने पड़ेंगे। यानी आप पर $300 की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो लाइबिलिटी मुझ पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और साथ साथ मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। पहले मुझे वो $300 नहीं पे करने पड़ते अगर मैं वक्त पे पेमेंट करता, लेकिन मैं लेट हो गया जिसकी वजह से मुझे $300 और पे करने पड़ेंगे। तो मेरा खर्चा खामा का बढ़ गया, बिला वजह का। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो मेरा इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड पर खर्चा, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। तो बहरहाल हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं ट्रेड पेबल की, तो ट्रेड पेबल को आप लेकर आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर। ये आ गया मैं क्रेडिट साइड पर। इंटरेस्ट के नाम से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट साइड पर, और रीज़न मैंने बताया कि मेरी लाइबिलिटी क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री सेट ऑफ ट्रेड रिसेबल। उम्मीद है आपको याद होगा कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कि अगर मैं अपने एक ही सप्लायर से सामान खरीदता भी हूँ और उसी सप्लायर को अगर मैं सामान बेचता भी हूँ तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा कहते हैं अपोजिट को, खिलाफ को। सही, हम एक दूसरे के खिलाफ ही एक ही काम को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मिसाल के तौर पर ट्रेड पेबल है, मतलब मुझे अपने सप्लायर को पैसा देना है $3000 और उसी सप्लायर से मुझे पैसा लेना भी है $2000। ऐसे मामला होते हैं कि मुझे आपसे पैसा लेना भी है और मुझे आपको पैसा देना भी है। अब मुझे आपको देने कितने हैं? $3000, और आपसे लेने कितने हैं? आपसे लेने हैं $2000। ट्रेड पेबल क्योंकि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ होती है? लाइबिलिटी होती है क्रेडिट साइड पर नॉर्मली। ठीक है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड पर। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है और एसेट का बैलेंस कहाँ होता है? डेबिट साइड पर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे आपको देने हैं 2000 और आपसे सॉरी, मुझे आपसे लेने हैं 2000 और आपको देने हैं 3000। सोचिएगा कि मैं आपको दूंगा 3000 और आपसे लूंगा 2000। पहले आपसे लूँ 2000 फिर आपको दूँ 3000, तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो इसको आपस में ख़त्म कर देते हैं। सर आप पहले मुझसे 2000 लेंगे फिर मुझे 3000 देंगे, तो आप डायरेक्ट मुझे 1000 दे दें। यानी इन दोनों उधार को आपस में एडजस्ट कर लें और एडजस्ट करने के बाद आप डायरेक्ट मुझे 1000 दे दें। मैंने बोला ठीक है। तो ये जो ट्रेड रिसेबल का उधार है 2000, ये 2000 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और ट्रेड पेबल का उधार यहाँ से 2000 ख़त्म हो जाएगा। 2000 यहाँ से ख़त्म होंगे, 2000 यहाँ से ख़त्म होंगे। ट्रेड पेबल क्योंकि लाइबिलिटी है और ये क्रेडिट साइड पर होती है, जब मैं इसे 2000 से कम करूँगा, ख़त्म करूँगा, तो ये इसके ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा। यानी ट्रेड रिसेबल मेरा डिक्रीज हो जाएगा और ट्रेड पेबल भी मेरा डिक्रीज हो जाएगा, दोनों मेरे डिक्रीज हो जाएंगे। 2000 से ये कम होगा और 2000 से ये कम होगा। ट्रेड रिसेबल एसेट है, एसेट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पर। और ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, अगर ये डिक्रीज करूंगा तो ये कहाँ लिखा जाएगा? ये डेबिट साइड पर। तो मैं जब इसे अपने अकाउंट में लिखूंगा तो इसे मैं अपने परचेज एज कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखूंगा कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से। ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर आ गया। ट्रेड मेरी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसे कहाँ लिखा मैंने? डेबिट साइड पर। और इसका रेफरेंस दिया कि ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है ट्रेड रिसेबल के नाम से। TR मतलब ट्रेड रिसेबल। ठीक है, अच्छा भाई। इसके बाद बैलेंसिंग द अकाउंट। अब बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जो कुछ डेबिट में है, जो कुछ क्रेडिट में है, आप उसका बैलेंस करेंगे। ऑब्वियसली नॉर्मली इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, नॉर्मली सही है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और डेबिट साइड इसकी कम होगी। इन दोनों को जब बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंस CD आ जाएगा यहाँ पर डेबिट साइड पर। ठीक है, और फिर बराबर करने के बाद आप इसी को बैलेंस BD कर देंगे क्रेडिट साइड पर। नॉर्मली इस तरह का आपका परचेज अकाउंट बनता है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है। अब इसमें एक और चीज़ इसके अंदर शामिल हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि अगर आपका जो परचेज लेजर का कंट्रोल अकाउंट है उसका भी डेबिट बैलेंस शो हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पर इसका जो बैलेंस BD लिखा था वो क्रेडिट साइड पर लिखा था। ठीक है, इसका भी बैलेंस BD जो है वो डेबिट साइड पर आ सकता है ओवर पेमेंट की वजह से, कि अगर आपने अपने सप्लायर को अगर ओवर पेमेंट की हुई है, ज़्यादा एडवांस पेमेंट कर दी है, तो आपका जो बैलेंस है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का यानी ट्रेड पेबल का, तो आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपको पे करने थे $3800, आपने पे कर दिया $4000, तो उसने तो बहरहाल वो पैसा रिफंड कर दिया था। अगर वो पैसा रिफंड नहीं करता तो फिर आपका बैलेंस किस में चला जाता? आपका बैलेंस नेगेटिव में यानी डेबिट साइड पर चला जाता। तो वो बैलेंस जो है वो यहाँ पर डेबिट साइड पर भी शो हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर होगा। माइनर से मुराद ये कि अगर आपके 10 सप्लायर्स हैं तो 10 में से 8 सप्लायर का बैलेंस जो है वो नॉर्मली क्रेडिट साइड पर होगा, मेजर बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर होगा, और 1 या 2 सप्लायर का बैलेंस मुमकिन है शायद वो जो है वो डेबिट साइड पर होगा, तो फिर वो डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। ठीक है जनाब। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर होता है,
बैलेंस बीडी, और रेयर केसेस में कभी ओवर पेमेंट आ जाए या एडवांस में आ जाए तो फिर वो डेबिट साइड पर उसका बैलेंस जो है वो बैलेंस बीडी चला जाएगा। इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास आज का परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमने कंट्रोल अकाउंट के बारे में पहले पढ़ा, फिर हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में पढ़ा। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इनके सवालात को डिस्कस करेंगे कि सेल्स लेजर परचेज लेजर के सवालात जो है वो कंट्रोल अकाउंट के किस तरह से आते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।